नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। हम सोचे आप लोगों के लिए हिंदी में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया जाए पूरा, जो जिससे आपको बोर्ड के लिए भी आपको आपका बहुत हेल्प हो, और आप जेई और नीट एग्ज़ाम देना चाहें तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मॉडर्न फिजिक्स बोर्ड में अच्छा खासा नंबर लेके आता है और थोड़ा इजी पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं हम। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पूरा टोटल नंबर मिलता है इसमें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग, और मेरा नाम है दीपक पांडे। हम आज हिंदी में बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, और ये पूरा लेक्चर, ये पूरी सीरीज हिंदी में होगी, और आप लोग एंजॉय करिए इस लेक्चर के साथ। तो आप आज पढ़ोगे आधुनिक भौतिकी, तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं आधुनिक भौतिकी का। आधुनिक भौतिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। माफ करिएगा, थोड़ा सा खांसी जुकाम है। बहरहाल, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स की वह शाखा फिजिक्स की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जिसमें हम बहुत ही छोटे कणों को, बहुत ही छोटे कणों और अधिक वेलोसिटी, अधिक वेग, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बहुत ही छोटे कणों, स्मॉल पार्टिकल, और बहुत ही हायर वेलोसिटी पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में, की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इस ब्रांच में पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से चलेगा, पार्टिकल बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा। यहां तक ऐसे पार्टिकल की भी बात करेंगे हम इसमें, जिसमें जो पार्टिकल आपको जस्ट आपको दिखाई नहीं देते अच्छे से, ऐसे पार्टिकल के बिहेवियर और के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इस फिजिक्स में। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बहुत ही छोटे छोटे कणों, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल और बहुत ही हाई वेग से गतिमान कणों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। सही। अब बात आती है कि सर शुरुआत कैसे हुई मॉडर्न फिजिक्स की। तो हम आपको एक बात बताएं, बहुत पहले बहुत पुरानी फिजिक्स चलती थी, बहुत मतलब थोड़ा पुराने समय में 1500-1600 ईस्वी में, 1600 करीब में जो फिजिक्स चलती थी, उसके जो फादर कहे जाते थे उनको न्यूटन को माना जाता था। न्यूटन फादर थे उस समय फिजिक्स में, 1600 के बाद वाली जो फिजिक्स आई थी, डेवलपमेंट जो उन्होंने किया। और इसीलिए तो इनके नाम पर उसको कहा गया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, चीर सम्मत यांत्रिकी कहा जाता है उसे, चीर सम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसे कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कह देते हैं कभी कभी। तो ये उस समय की बात थी। यहां हम बड़े बड़े पिंड की बात करते थे न्यूटोनियन फिजिक्स में, या चीर सम्मत यांत्रिकी में, या न्यूटन के द्वारा जो फिजिक्स दी गई थी उसमें क्या मानते थे, बहुत बड़े बड़े पिंड को मानते थे। बड़े बड़े पिंड के मोशन के गति के बारे में, के त्वरण के बारे में, के व्यवहार के बारे में स्टडी करते थे हम लोग। और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती थी, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में नहीं होती थी, कि तुलना में बहुत कम होती थी, बहुत बहुत स्लो स्लो बॉडी गतिमान होती थी उसमें। उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे न्यूटन फिजिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, या चीर सम्मत यांत्रिकी में, या क्लासिकल मैकेनिक्स में, कुछ भी कह दो, दो तीन नाम है। आप किसके बारे में पढ़ते थे यहाँ पे, ये पृथ्वी के बारे में पढ़ते थे, फुटबॉल के बारे में पढ़ते थे, बॉल के बारे में पढ़ते थे, घिरनी के बारे में आप पढ़ते थे, कार के बारे में पढ़ते थे, मोटरसाइकिल गतिमान थी उसके बारे में पढ़ते थे। ऐसे ऐसे
बड़े बड़े लार्ज मासिव मासिव पार्टिकल के बाद जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता था उन पार्टिकल्स के बारे में आप बात करते थे न्यूटोनियन फिजिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। लेकिन समस्या तब आई सर जब हम छोटे पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए। जब हम ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए जब पार्टिकल हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, लगभग प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर तो कोई पार्टिकल अचीव नहीं कर सकता वेलोसिटी, इम्पॉसिबल है, बट प्रकाश के चाल के लगभग बराबर वाले या जो प्रकाश की चाल से कंपेरेबल जो वेलोसिटी रखते थे ऐसे पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में जब हम पढ़ना शुरू कर दिए तो उसे एक नई ब्रांच बनाई गई जिसे हम आधुनिक भौतिकी कहे गए। और एक बार इस पर बिलीव करना तो अनबिलीवेबल हो गया था लोगों को, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई थी सर बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में, बड़े बड़े बॉडी के बारे में स्टडी करने की, बहुत स्लो बॉडी के बारे में स्टडी करने की। और बताएं हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, न्यूटन के द्वारा दी गई फिजिक्स में मास को, द्रव्यमान को कांस्टेंट माना जाता था सर। कुछ भी हो, लोग बदले, दुनिया बदले, लेकिन कभी भी किसी वस्तु का द्रव्यमान ना बदले सर, ऐसा माना जाता था न्यूटोनियन फिजिक्स में। पार्टिकल चाहे जितनी स्पीड से गतिमान हो, चाहे रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, चाहे बहुत तेजी से गतिमान हो, चाहे कुछ कर रही हो, लेकिन पिंड का द्रव्यमान बदलता नहीं था न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, न्यूटन वाली फिजिक्स में। लेकिन सर बाद में आइंस्टीन आए और उन्होंने बताया कि नहीं, बॉडी का मास चेंज भी होता है अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाती है तो। और कहीं हाई स्पीड से ट्रेवल, जितना हाई स्पीड से ट्रेवल करती है उसका द्रव्यमान उतना ज्यादा बदल जाता है। मतलब मास कांस्टेंट नहीं होता, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत नहीं होता, वो बदल सकता है, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा गया। टाइम, समय बदल सकता है, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा गया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत में आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन भाई साहब ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। समय भी कांस्टेंट नहीं होता, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम भी कांस्टेंट माना जाता था। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से बहुत अलग ब्रांच है आधुनिक भौतिकी। पढ़ते वही सब हैं, यहां वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, मोमेंटम कितना होगा, वही सारी चीजें, संवेग कितना होगा, वेग कितना होगा, कितना दूरी चलेगा, क्या होगी चीजें, वही चीजें पढ़ते हैं हम। लेकिन यहां थोड़ा तरीका, नजरिया बदल जाता है सर, तरीका बदल जाता है थोड़ा सोचने का। तो बात आती है कि न्यूटोनियन फिजिक्स जब खत्म हो रहा था तो धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ समस्याएं दिख रही थी नेचर में। उन समस्याओं के बारे में जब समझा गया, जाके गहराइयों में देखा गया, तो वहां से फिजिक्स की एक नई ब्रांच निकल के आ रही थी। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, कैसे मॉडर्न फिजिक्स मार्केट में आया, कैसे एक नई ब्रांच बनाई गई फिजिक्स की जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम बताएं आपको, एक फेनोमेना होता है आदर्श कृष्ण के विकिरण का उत्सर्जन से संबंधित, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आदर्श कृष्ण पिंड के द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मीय ऊर्जा का एक्सप्लेनेशन की बात थी, कि व्याख्या की बात हो रही थी। उस समय लोगों ने लॉ दिया, लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, आदर्श कृष्ण पिंड को, लेकिन हुआ क्या, वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, पूर्णतः क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। वो एक्सप्लेनेशन था क्या, आदर्श कृष्ण पिंड का, आदर्श कृष्ण पिंड के उत्सर्जन या अवशोषण, इसके संबंधित कहानी थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, इससे संबंधित घटनाएं थी। मतलब ये एक आदर्श कृष्ण पिंड एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा पिंड है जिसके ऊपर चाहे जितना रेडिएशन गिराया जाए, उसे चाहे जितना प्रकाश दिया जाए, वो सभी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और कुछ समय बाद वो अपने अंदर से उन सभी प्रकाश की तरंगों को धीरे धीरे उत्सर्जित करता है। पहले तो जितना प्रकाश गिराओगे सबको अवशोषित कर लेगा वो, और कुछ समय बाद वो स्वतः उसको निकालना शुरू कर देगा। यही
इसी ऐसी बॉडी को हम लोग कहते हैं आदर्श कृष्ण पिंड, और वो उत्सर्जन भी करता है और अवशोषण भी करता है। उसके स्पेक्ट्रम के बारे में जब स्टडी की जा रही थी तो समस्याएं आ रही थी, स्टडी नहीं की जा सकती थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। एक बड़ी समस्या आई थी लोगों के सामने, तो इस समस्या से लोग जूझ रहे थे, इसका निदान खोज रहे थे। हम कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, आदर्श पिंड के उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम को कैसे समझाएं, इसके बारे में लोग विचार कर रहे थे, लोग सोच रहे थे। उसी समय मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। अच्छा, एक और कहानी है सर, इसके पीछे एक और कहानी है। आपको एक छोटी सी और बात पता होनी चाहिए। प्रकाश के संदर्भ में, ऑप्टिक्स ब्रांच में, प्रकाशिकी में ऑप्टिक्स में आप जानते हो प्रकाश को हम लोग सबसे पहले क्या मानते थे? किरण मानते थे, रेज। आप जब फिजिक्स पढ़ना ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करते हो प्रकाश की, तो आप शुरू में क्या पढ़ते हो? परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण। वहां प्रकाश को आप किरण मानते हो, रेज। और फिर स्नेल का नियम पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, प्रकाश को किरण मानते हो, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, आप पढ़ते हो, आप दो घटना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो प्रकाश को किरण मान के। एक तो परावर्तन और दूसरा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों घटनाएं बहुत अच्छे से रेज मान के आप कंप्लीटली पढ़ते हो, प्रूफ करते हो, अच्छा रहता है सब कुछ। अब यहां क्या होगा? प्रकाश को आपने किरण माना, परावर्तन प्रूफ किया, अपवर्तन प्रूफ किया। उसके बाद प्रकाश को किरण मान के कोई घटना प्रूफ नहीं की जा सकती थी, की जा पा रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक साइंटिस्ट आए जिनको आप जानते हो, महान वैज्ञानिक न्यूटन भाई साहब। और ये दौर था कौन सा? 1600 अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 70 का समय था। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं हम तुम्हें। 1670 ईस्वी की बात थी, करीब करीब, जब न्यूटन भाई साहब ने अपनी थ्योरी लॉन्च करी, अपने थ्योरी के बारे में बताया 1670 ईस्वी में न्यूटन ने। और इन्होंने प्रकाश को कहा कि प्रकाश छोटा छोटा कण होता है, और इस कण को उन्होंने नाम रखा था कणिका। कहा प्रकाश छोटा छोटा कण है, मतलब प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे बल्ब से निकलने वाला प्रकाश हो, चाहे और किसी से निकलने वाला प्रकाश हो। प्रकाश, लाइट छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया कणिका। कणिका कहते हैं, कॉर्पस्क्यूलर। और इस थ्योरी को नाम दिया गया न्यूटन की कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन ने दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि इस सिद्धांत से दो ही घटना प्रूफ हो पाई, एक तो परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। रिफ्लेक्शन प्रूफ हुआ, रिफ्रैक्शन प्रूफ हुआ। न्यूटन के प्रिंसिपल से, न्यूटन के इस सिद्धांत से और कोई फेनोमेना प्रूफ नहीं हो पाई लाइट की, कोई घटना प्रूफ नहीं हो पाई लाइट की, कुछ नहीं हो पाया। न्यूटन ने लाइट को स्मॉल पार्टिकल अज्यूम किया था, माना था, जिसको कॉर्पस्क्यूलर कहा गया था, कणिका कहा गया था। लेकिन इस कणिका सिद्धांत से सिर्फ परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी और किसी भी घटना की व्याख्या नहीं हो पाई। फिर वही दौर था, लगभग 1690 ईस्वी, कुछ समय बाद 1690 ईस्वी में, हम इस बात को यहां लिखते हैं, 1690 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगेंस। तकरीबन 1690 का समय था वो। हाइगेंस एक साइंटिस्ट आते हैं, हाइगेंस एक साइंटिस्ट आते हैं, ये कहते हैं प्रकाश यांत्रिक तरंग है सर। प्रकाश क्या है? यांत्रिक तरंग है।
प्रकाश यांत्रिक तरंग है। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना। हाइगेंस का अपना एक सिद्धांत है, इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। आप ऑप्टिक्स में, अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ते होगे तो आप हाइगेंस के सिद्धांत को आप जानते होगे। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना और तरंग मानकर उन्होंने प्रकाश की 5 घटनाएं प्रूफ करी। कौन कौन सी? परावर्तन, दूसरी अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तीसरा व्यतिकरण, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, चौथा विवर्तन, पांचवा विवर्तन को डिफ्रैक्शन कहते हैं, ध्रुवण, पोलराइजेशन। इन 5 घटनाओं को प्रकाश को तरंग मान के हाइगेंस ने प्रूफ किया और ये घटनाएं अच्छे से प्रूफ हो गई। लेकिन जब ये घटनाएं प्रूफ हो रही थी उसी समय एक घटना और देखी गई थी मार्केट में। किसने देखी थी? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने देखी थी। हर्ट्ज ने एक घटना देखी थी कि जब किसी धातु की प्लेट पर हम प्रकाश गिराते हैं, जब हम धातु की प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं, जब हम धातु की प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से, उस धातु के अंदर से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी मेटेलिक सरफेस पे लाइट को इंसिडेंस करवाते हैं तो वहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी मेटेलिक सरफेस पे, किसी धातु के पृष्ठ पे, धातु माने सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, जब किसी धातु के पृष्ठ पर लाइट गिराते थे तो उस धातु से निकलता था इलेक्ट्रॉन। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया। प्रकाश गिराते थे और हाइगेंस जस्ट उसके पहले प्रकाश को तरंग मानकर 5 घटनाएं प्रूफ करी थी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। 5 घटनाएं हाइगेंस ने प्रूफ किया था। हाइगेंस का दबदबा बन चुका था कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश, लाइट इज द बेब। प्रकाश तरंग है सर, ऐसा हाइगेंस की थ्योरी कहती थी और हाइगेंस ने प्रूफ भी किया उस बात को। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, ये 5 घटनाएं प्रूफ करी हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मान के। लेकिन मुद्दा तब गड़बड़ हुआ जब प्रकाश को तरंग माना गया और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझा जाने लगा और पढ़ा जाने लगा या एक्सप्लेन किया जाने लगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव को, तो नहीं किया जा सका। प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को प्रूफ नहीं किया जा गया। लोगों के हाथ सिर्फ निराशा लगी। न्यूटन की कणिका सिद्धांत तो पहले ही फेल हो चुका था। इसने प्रकाश के 3 घटनाओं को, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को ही नहीं प्रूफ कर पाया था, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या प्रूफ कर देगा? अब इस समय 2 घटनाएं मार्केट में पड़ी हुई थी जो प्रूफ नहीं हुई थी। पहला प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर ये 2 घटनाएं थी जो मार्केट में प्रूफ नहीं हुई थी, अधूरी पड़ी हुई थी ये दोनों घटनाएं। उसी दौर में एक साइंटिस्ट आते हैं और वो कुछ कहते हैं।